नमस्कार दोस्तों, होटल एकेडमी जबलपुर ब्रांच के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये साल है 2024, यानी भारत में लोकतंत्र के महापर्व मतलब लोकसभा के चुनाव का साल है। क्यों लोकसभा के चुनाव भारत के लोकतंत्र में इतने महत्वपूर्ण होते हैं? तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर हम अपना ये वीडियो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोकसभा के चुनाव की भूमिका और लोकसभा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, हम अपने इस वीडियो सेशन के माध्यम से वो जानकारियां आपको प्रदान करने जा रहे हैं। संभव है कि ये वीडियो सेशन एक ना हो, एक से ज़्यादा पार्ट में हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो सेशन को लेकर है वो ये है कि इसमें जो जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं, ये जानकारियां न केवल यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी हैं, बल्कि एक आम भारतीय नागरिक के लिए भी उतनी ही जरूरी है। हर भारतीय नागरिक को इन चुनाव के संदर्भ में, इनसे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए चाहे वो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे एक आम भारतीय नागरिक के रूप में जो है अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हों, उन सभी को ये जानकारियां पता होना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बारे में जो कहा जाता है कि ये भारतीय लोकतंत्र का महापर्व है, तो यहां से हम एक शब्द पकड़ते हैं, लोकतंत्र। उस शब्द से ही हम इस वीडियो सेशन की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जहां जनता अपने लिए, अपने जन कल्याण के लिए, पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपने बीच में से जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, उन्हें एक मंच प्रदान करती है वहां पर जाकर, ताकि ये जनप्रतिनिधि उन जनता के लिए नीतियां बनाएं, कानून बनाएं, उन्हें लागू करवाएं और जन कल्याण के जिस उद्देश्य के तहत उन्हें निर्वाचित किया गया, उन उद्देश्यों की वे पूर्ति करें। यही मूल मंत्र है इस लोकतंत्र का। भारतीय लोकतंत्र में भी यही चीज विद्यमान है। तो चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को लेकर भारतीय संविधान ने क्या उपबंध किए। दोस्तों, भारत के संविधान ने भारत में जो लोकतंत्र का स्वरूप है, उसे लोकतंत्र का एक प्रकार होता है जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत भी एक और प्रकार होता है जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, इसे अपनाया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र की वह प्रणाली है जिसमें दो हेड होते हैं, दो अध्यक्ष होते हैं। एक राष्ट्र के अध्यक्ष जिन्हें स्टेट हेड बोलते हैं, और एक सरकार के अध्यक्ष जिन्हें गवर्नमेंट हेड बोलते हैं। सामान्यतः इनके लिए प्रधानमंत्री का पद प्रयुक्त होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इसमें दो अध्यक्षों की भूमिका होती है, एक राष्ट्राध्यक्ष की और एक सरकार के अध्यक्ष की। अब बात आती है कि संसदीय शासन प्रणाली में दो अध्यक्षों का क्या रोल है, क्यों दो अध्यक्ष के पद का प्रावधान है। तो इसके पीछे के अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास में हम पाएंगे कि संसदीय शासन प्रणाली की जो मूलतः अगर शुरुआत हुई है तो ब्रिटेन से हुई है, जहां पर ब्रिटेन में एक लंबे समय तक मोनार्क सिस्टम चलता था, आज भी है, परंतु वहां पर मोनार्क में मतलब राजा के अधिकारों को जनता के बीच में बांटा गया। तो वो इस स्वरूप में बांटा गया कि दो तरीके से वहां पर व्यक्ति पद पर काम करेंगे। जो वहां राज परिवार है वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में रहेगा, परंतु राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उसकी शक्तियां अब जो है सीमित कर दी जाएंगी। शक्तियां लोगों के पास आएंगी, लोग अपनी एक सरकार निर्वाचित करेंगे। इस सरकार का एक मुखिया होगा जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, और प्रधानमंत्री और जो उनकी पूरी टीम होती है जिन्हें कैबिनेट कहते हैं, ये मिलकर नीतियां निर्धारित करेंगी, क्या कानून बनाए जाने हैं देश के लिए इसका निर्धारण करेंगे, और अंततः जाकर उस कानून पर अंतिम सहमति के रूप में राष्ट्राध्यक्ष अपनी सहमति दे देंगे।
अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो दो अध्यक्ष तो हैं, परंतु अध्यक्ष की वास्तविक शक्तियां राष्ट्राध्यक्ष के पास नहीं होती हैं, सरकार के अध्यक्ष के पास होती हैं। और सरकार का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री अपनी इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से करते हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष या स्टेट हेड की भूमिका संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष की तो होती है, परंतु वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं होती। वे नॉमिनल हेड होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है, वो सरकार का प्रमुख होता है। नीतियां निर्धारित करने की उसके पास अधिकारिता होती है। वह कानून निर्धारित करने की वो अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे कानूनों की रूप निर्धारण करता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली मूल रूप से आई ब्रिटेन से। इसी संसदीय शासन प्रणाली को जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने भी अपनाया, परंतु इसके एग्जैक्ट इस स्वरूप के साथ नहीं। जहां ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में एक राज परिवार है, वहां हमने हमारे संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वहां एक राजतंत्र ना रहेगा, बल्कि उसके स्थान पर हमारे राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे। तो इसी आधार पर भारतीय संविधान में एक और प्रावधान है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो इस आधार पर हम एक रिपब्लिक स्टेट भी माने जाते हैं, एक गणतांत्रिक देश भी माने जाते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष हेरिडिटरी या वंशवाद के आधार पर नहीं चलते, परिवार के आधार पर नहीं चलते, बल्कि उसके स्थान पर इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे हमारे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का पद है और उनका कार्यकाल एक सीमित कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। तो पहली विशेषता जो संसदीय शासन प्रणाली की है वो ये हुई कि यहाँ 2 अध्यक्ष होंगे, एक राष्ट्राध्यक्ष स्टेट हेड और एक सरकार के अध्यक्ष गवर्नमेंट हेड, सामान्यतः प्रधानमंत्री बोला जाता है उन्हें। दूसरी विशेषता जो होती है संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की वो यह होती है कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है। कार्यपालिका इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती, विधायिका का ही हिस्सा होती है। तो अब बात करते हैं कि विधायिका कार्यपालिका, आप जानते होंगे विधायिका वो इकाई जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका वो इकाई जिसका काम है इन कानूनों को लागू करवाना, नीतियां लागू करवाना। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। कार्यपालिका जिसको हम सामान्य शब्द में या संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के शब्दों में अगर हम बोलें तो इसे हम मंत्री परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इस कार्यपालिका के पास ही वास्तविक शक्तियां होती हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और भारतीय केंद्रीय शासन व्यवस्था में इस कार्यपालिका का या इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या इन मंत्री परिषद का जो निर्धारण होता है वो भारत के संसद की, मतलब भारतीय विधायिका, भारतीय केंद्रीय विधायिका, संसद पार्लियामेंट का जो निचला सदन है जिसे हम लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, इनके चुनाव के माध्यम से ही होता है। तो बात अगर हम रिपीट करें फिर से कि संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो 2 अध्यक्ष होते हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष जो कि नाम मात्र के होते हैं और दूसरे वास्तविक अध्यक्ष जिनके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, वे प्रधानमंत्री का पद होता है। और इन प्रधानमंत्री के पद का निर्धारण भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारी संसद के निचले सदन लोकसभा के माध्यम से होते हैं, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से होते हैं। तो दोस्तों इसलिए भारत में लोकसभा के चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इनके माध्यम से यह निर्धारित होगा कि आगामी आने वाले 5 सालों के पास वास्तविक शक्तियां किसके पास जाने वाली हैं, किसके पास ये शक्ति होगी
जो ये निर्धारित करे कि देश के लिए वर्तमान में कौन सा कानून उपयोगी है, पुराने कानूनों में किस प्रकार का संशोधन करना जरूरी है, क्या पुराने कानून अब किसी काम के नहीं रह गए तो उन्हें हटा देना जरूरी है। अब इन सबको निर्धारित करने की जो शक्ति है वो इस लोकतंत्र प्रणाली के अनुसार मिलती है किसको? मंत्री परिषद को। और जिस मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं कौन? देश के प्रधानमंत्री। और इस मंत्री परिषद का निर्धारण होता है लोकसभा के चुनाव के माध्यम से। तो दोस्तों, इसलिए भारत में लोकसभा के चुनाव इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अभी हमने जाना दोस्तों कि भारत में लोकसभा के चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। अब हम इन लोकसभा से संबंधित जितने कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं उनको समझें। उसके पहले हम ये समझ लें कि ये जो मंत्री परिषद है, संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद वास्तविक शक्तियां अपने पास रखती है। मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री काम करते हैं। इस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के नीचे कई कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उनके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, इसमें स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं या कुछ कैबिनेट मंत्रियों के अधीन भी होते हैं, और उनके नीचे उप मंत्री का भी प्रावधान है। तो इनको पूरों को मिलाकर एक टीम बनती है जिसे हम केंद्रीय मंत्री परिषद कहते हैं। तो मंत्री परिषद का जैसे अभी हमने समझा, इसका निर्धारण लोकसभा के चुनाव के माध्यम से होता है। तो लोकसभा के चुनाव के माध्यम से कैसे होता है इसके बारे में हम देखें तो इसमें प्रावधान जो है वो ये है कि हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होंगे। चुनाव से बात जो निकली तो एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि भारत में चुनाव या जो निर्वाचन होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। एक निर्वाचन जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने वोट का प्रयोग करती है, और दूसरे जहां जनता अपने वोट का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वे जनता के बिहाफ में वोट देकर चुनाव करते हैं। तो लोकसभा के चुनाव की यदि हम बात करें तो भारत में लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वे सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी इच्छा से अपने इच्छा के कैंडिडेट को वोट देते हैं। और चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाता है, मतलब कि जिस भी कैंडिडेट को चुनाव में सर्वाधिक मत मिलेंगे वह चुनाव जीत जाएगा। इस प्रणाली के तहत विजेता का निर्धारण होता है। तो अब हम बात करें कि मंत्री परिषद कैसे बनती है। तो लोकसभा में जो कि संसद का निचला सदन है और जिसके कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में अगर हम देखें तो 543 है। इन 543 सीटों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं। और जिस राजनीतिक दल को इन 543 में से आधे से एक ज्यादा मतलब 272 जिनके सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं उन्हें अधिकारिता मिल जाती है कि वे अगले 5 वर्ष जो है देश में केंद्रीय शासन व्यवस्था में वे प्रभावी रहेंगे और वे नीति निर्धारण के रूप में काम करेंगे। जिस दल को लोकसभा के इन चुनाव में 543 में से 272 या 272 से ज्यादा सदस्य जिस दल के चुन पर आ जाते हैं वे दल बहुमत दल बन जाते हैं। और लोकसभा में अब ये बहुमत दल मिलकर, इस बहुमत दल के जो सदस्य हैं ये मिलकर अपने नेता को चुनते हैं। और जिस भी व्यक्ति को ये बहुमत दल अपना नेता चुनता है उस व्यक्ति को भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वे इस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत में प्रधानमंत्री का कोई सीधा चुनाव नहीं होता। भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं और इन लोकसभा के चुनाव के माध्यम से यह तय होता है कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो एक और यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि भारत में प्रधानमंत्री न निर्वाचित होते हैं और न ही मनोनीत होते हैं, न ही इलेक्टेड होते हैं
और ना ही नॉमिनेटेड होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के माध्यम से। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे ये तय होता है लोकसभा के चुनाव से। जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, मतलब जिस दल के 272 या उससे ज्यादा सदस्य लोकसभा में जीत कर आते हैं, वो बहुमत दल बनता है। यह बहुमत दल जिसे अपना नेता चुनता है, उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। एक बार जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अब भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इन मंत्रियों में जैसे मैंने बताया शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री में भी दो कैटेगरी होती है, एक राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं और एक राज्य मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। किसे किस स्तर के मंत्री के रूप में नियुक्त करना है ये निर्धारण करने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि किसे किस विभाग का अध्यक्ष बनाना है, किसे कैबिनेट मंत्री बनवाना है, किसे राज्य मंत्री बनवाना है और किसे उप मंत्री बनवाना है। हालांकि सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और ये सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वे अपने पद पर रहते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इस बात को कि संसदीय शासन प्रणाली में जिनके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं उनका निर्धारण भारत में लोकसभा के चुनाव के माध्यम से होता है। और इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को कि भारत में लोकसभा के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि जिस दल को बहुमत मिलेगा वो बहुमत दल बनेगा। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अब राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्त करेंगे जिसके बाद एक पूरी मंत्री परिषद का स्वरूप निर्धारित होगा। और इस मंत्री परिषद की मतलब देश की कार्यपालिका के नाम मात्र के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक मुखिया इसके प्रधानमंत्री होते हैं। अब जब ये मंत्री परिषद का निर्धारण हो जाएगा, कार्यपालिका निर्धारित हो जाएगी, तब इन्हें ये शक्ति प्राप्त होगी कि वो निर्धारित करें कि भारत के आंतरिक और भारत के बाह्य मामलों से संबंधित उन्हें किस प्रकार की नीतियां बनानी है, किन नीतियों को अमल करना है, किन नीतियों को लागू करवाना है, किस प्रकार के कानून बनाने हैं। अब ये सब निर्धारित करने की शक्ति आधिकारिक रूप से इस कार्यपालिका को या मंत्री परिषद को प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम देखें कि लोकसभा के संदर्भ में भारत के संविधान में कहाँ क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो 5वां भाग है केंद्र, सेंटर, केंद्रीय, जिसमें केंद्र की शासन व्यवस्था किस रूप में काम करेगी, केंद्र की विधायिका के रूप में क्या प्रावधान है, केंद्र की कार्यपालिका के रूप में क्या प्रावधान है, न्यायपालिका के रूप में क्या प्रावधान है, ये सब विवरण हमको संविधान के 5वें भाग में मिलेगा। उस 5वें भाग के अंतर्गत आर्टिकल 79 जो है वो हमें ये बता रहा है कि भारत की एक केंद्रीय विधायिका होगी संसद, पार्लियामेंट, जो कि 3 अंगों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा जो कि निचला सदन कहलाता है। राज्यसभा और लोकसभा ये हमारे दिए हुए नाम हैं जिन्हें हमने बाद में दिए। मूल रूप से संविधान में इनकी जगह जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला गया है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला गया है। तो ये तो हुई अनुच्छेद 79 की बात, 79 की बात, जिसमें यह बताया गया कि भारत की एक संसद होगी जो कि केंद्रीय विधायिका है, जिसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निचला सदन। अब इस लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के बारे में प्रावधान आगे हमें मिलेगा अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संदर्भ में बताया गया है। अनुच्छेद 81 की बात करें, अनुच्छेद 81 में जो बुलाया गया वो बताया गया है कि लोकसभा जो कि निचला सदन है या हाउस ऑफ द पीपल कहलाता है, इस निचले सदन में सदस्यों की संख्या का विवरण दिया गया है कि अधिकतम सदस्य कितने होंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में हालांकि ये 543 है, परंतु अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। इन 550 सदस्यों में भी बाइफरकेट किया गया है। बाइफरकेशन इस आधार पर कि 550 में से
राज्यों से, स्टेट्स से अधिकतम 530 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, वहां से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित होकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 81 में, वो यही कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से 530 राज्यों से और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से या यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आ सकते हैं। वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य देश के 28 राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो अनुच्छेद 81 में ये बात बोली गई है। ठीक है, अनुच्छेद 81 में एक बात और बोली गई है कि यदि ये जो 543 सदस्य चुनकर आने हैं लोकसभा में, ये इन सदस्यों में यदि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आंग्लो भारतीय समुदाय से भी कोई सदस्य चुनकर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति 2 आंग्लो भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकती है। हालांकि संविधान में एक अलग जगह यह भी प्रावधान है कि इस बात की समीक्षा हर 10 वर्ष में की जाएगी संसद के द्वारा कि क्या आंग्ल भारतीयों की ये 2 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था को आगे भी प्रभावी रखना है या नहीं रखना। तो इस आधार पर वर्ष 2020 से और वर्ष 2030 तक के जो 10 वर्षों का ये समय काल है, इस समय काल के लिए संसद के द्वारा 104वां संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था और इसमें यह तय हुआ था कि अभी अगले 10 वर्षों में लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। हालांकि 2030 के बाद इसकी समीक्षा पुनः होगी। तो वर्तमान में 2020 से 2030 के बीच में किसी भी नए आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत नहीं करने का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर अभी 543 सदस्यों का ही प्रावधान है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्रावधान संवैधानिक है अनुच्छेद 82 में, जिसमें यह बताया गया है कि देश की प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का समायोजन मतलब रीएडजस्टमेंट हो सकता है। लोकसभा की सीटें फिक्स नहीं रह सकती। जरूरी नहीं है कि संविधान ने इनको एक बार फिक्स कर दिया हो तो वही रहे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। संविधान के आर्टिकल 82 में इस बात को मेंशन किया गया है कि जनगणना जो कि हमारे देश में हर 10 वर्ष में होती है, उस जनगणना के नए आंकड़े आने के बाद संसद ये निर्धारित कर सकेगी क्या कि लोकसभा की जो सीटें हैं वे अपने आप में पर्याप्त हैं या इन्हें बढ़ाने की जरूरत है। 2021 में भी शेड्यूल्ड थी, पर कोरोना के काल ये जनगणना नहीं हो सकी। उसके पहले तक स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्ष 2011 तक हर 10 वर्ष में देश में जनगणना हुई। 51 में हुई, 61 में हुई, 71, 81, 91, 2001 और 2011। और जैसे कि नियम कह रहा था, नियम ये कहता है, या अनुच्छेद 82 जो है वो ये कह रहा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है लोकसभा की सीटें समायोजित हो सकती हैं। हालांकि विधानसभा के संदर्भ में भी है, परंतु हमारा भी फोकस लोकसभा को लेकर है। तो उक्त आधार पर संसद द्वारा वर्ष 1952 में, वर्ष 1962, वर्ष 1972, वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। जी हाँ, जब भी लोकसभा की सीटों को रीएडजस्ट करना होता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जो है वो यह बताती है कि संसद इसके लिए डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो इनेक्ट करेगा, परिसीमन आयोग अधिनियमित करेगा। जब संसद ये एक्ट अधिनियमित कर देगी, इस एक्ट के बेस पर एक परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा। परिसीमन आयोग मतलब डिलिमिटेशन कमीशन। तो 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962, 1972 और वर्ष 2002 में अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो हैं ये अधिनियमित हुए। परिसीमन आयोग अधिनियमित आयोग जो है वो एक्ट अधिनियमित हुए और इनके बेस पर 4 बार ही भारत में परिसीमन आयोग गठित हुए। और
वर्ष 1952 के आधार पर, 62 के आधार पर और 72 के आधार पर जिन परिसीमन आयोग को गठित किया गया, उन तीनों परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा की सीटें रीएडजस्ट हुई, बढ़ी। 1972-73 में जब लोकसभा की सीटें बढ़ी, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ, उसके माध्यम से ये निर्धारित कर दिया गया कि अब लोकसभा की जो सीटें हैं ये रीएडजस्ट अगले 25 साल नहीं होंगी, मतलब वर्ष 2001 तक। तो वही आंकड़ा वर्ष 2001 तक प्रभावी रहा और फिर उसके बाद वर्ष 2001 में फिर इसी बात को आगे के 25 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 2026 तक। तो अब लोकसभा की सीटें जो हैं वो 543 का जो नंबर 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित हुआ था, यह नंबर आज भी जारी है। तो दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि लोकसभा की सीटें फिक्स नहीं रह सकती, लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। निश्चित रूप से जनगणना जब देश में हर 10 वर्ष में होती है तो जनगणना के नए आंकड़े आते हैं। नए आंकड़े आने के आधार पर परिसीमन आयोग गठित होते हैं और परिसीमन आयोग की जब इस बात की सिफारिश करते हैं कि सीटों की बढ़ने की जरूरत है लोकसभा में, तब इस आधार पर संसद फिर अधिनियम के माध्यम से लोकसभा की सीटों को बढ़ाती है। ऐसा अनुमान अब जताया जा रहा है कि वर्ष 2026 के बाद नया परिसीमन आयोग गठित होगा और इस परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो अनुच्छेद 82 का ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 83 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 83 की बात करें, तो आर्टिकल 83 में जो हमें लोकसभा के संदर्भ में जानकारी दी गई है, हालांकि राज्यसभा के संदर्भ में भी उसमें प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा। तो चूंकि अभी हमारा फोकस लोकसभा के संदर्भ में है, इसलिए हम यहाँ पर अनुच्छेद 83 में लोकसभा के संदर्भ में जो बात कही गई वो बताते हैं कि लोकसभा का सामान्य स्थिति में कार्यकाल इस अनुच्छेद में 5 साल का वर्णित है। अब सामान्य स्थिति और असामान्य स्थिति में क्या अंतर हुआ यहाँ? तो जैसा कि अनुच्छेद 83 में लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है तो हम सामान्य स्थिति ही मानेंगे और उस सामान्य स्थिति में लोकसभा के गठित होने की तिथि से 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होगा। और यदि हम असामान्य स्थिति की बात करते हैं, असामान्य स्थिति के बारे में जो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु उसमें शर्त यह है कि इस कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और यदि आपातकाल खत्म नहीं हुआ और 1 वर्ष का समय खत्म हो गया तो पुनः इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से लोकसभा सामान्य स्थितियों में 5 वर्ष के लिए गठित होती है और राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसी तरह से अगर हम आर्टिकल 84 की तरफ बढ़ें तो आर्टिकल 84 में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं बताई गई हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की यदि हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों के लिए इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना है तो उसके लिए जो योग्यता निर्धारित है अनुच्छेद 84 के अकॉर्डिंगली वो ये है कि सबसे पहला वो भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इन 2 योग्यताओं के अलावा इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि यदि संसद योग्यताओं के संदर्भ में कोई अन्य योग्यताएं निर्धारित करती हैं तो वे योग्यताएं भी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होंगी। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने लोकसभा के संदर्भ में ये जानकारियां आपके साथ शेयर करी। हम लोकसभा और लोकसभा चुनाव और लोकसभा से और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर एक और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होंगी। और फिर मैं अपनी एक बात रिपीट कर रहा हूं, हालांकि ये बात मेरी पर्सनल है,
व्यक्तिगत मेरा ऐसा सोचना है कि ये जानकारियां केवल यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए बस जानकारी जरूरी नहीं है। ये भारत के हर नागरिक को ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि आप इन जानकारियों को प्राप्त करने के बाद सही मायने में अपने लोकतंत्र को स्थापित कर सकें, जान सकें कि जिस लोकतंत्र को हम भारत में सर्वे सर्वा माना जाता है, जिस लोकतंत्र के वजह से हर भारतीय नागरिक का अपना एक व्यक्तिगत वजूद है, वह लोकतंत्र किस प्रकार काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत जल्द ही हम लोकसभा के चुनाव और लोकसभा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके बीच आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।